आज हम बात करेंगे कि क्या अमेरिका ने मरवाया था भारत के लेजेंडरी साइंटिस्ट होमी जहांगीर भाभा को, जो कि भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के फादर भी माने जाते हैं। तो क्या था कि वर्ल्ड वॉर टू होने के बाद दुनिया के सभी देश धड़ाधड़ क्या कर रहे थे, वो न्यूक्लियर बम बनाना शुरू कर देते हैं और सभी बनाने लगते हैं। फाइनली 16 अक्टूबर 1964 को चाइना पांचवा देश बन जाता है न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला और न्यूक्लियर बम बना लेने वाला। अब चाइना से 1962 में चाइना हम लोग पे अटैक कर किया और दुश्मन देश बन गया था, तो इससे हम लोग को प्रॉब्लम थी। तो क्या होता है कि भाभा जो है इसके टेस्टिंग करने के बाद ये डराना शुरू करता है भारत को, भारत के सामने तेज बनने लगता है। तो भाभा भारत की तरफ से ऐलान करते हैं ऑल इंडिया रेडियो पे कि भारत कि सरकार अगर इजाजत दे तो वो 18 महीने में न्यूक्लियर बम बना सकते हैं। पर इसी के 3 महीने बाद क्या होता है, जो देश नहीं चाहते थे कि भारत न्यूक्लियर बम बनाए, तो क्या होता है कि प्लेन क्रैश हो जाता है इनका पहाड़ से, और 24 जनवरी इसी के 3 महीने बाद ही इनका डेथ हो जाता है। अब ये डेथ हुआ था या कराया गया था अमेरिका के द्वारा, क्योंकि न्यूक्लियर बम ये बनाने के लिए एग्रेसिवली लगे थे कि बम बना के रहेंगे न्यूक्लियर बम। पर अमेरिका नहीं चाहता था, अमेरिका, चीन, बहुत सारे पावरफुल देश नहीं चाहते थे भारत न्यूक्लियर बम बनाए। तो ये हो जाता है। फिर उसके बाद उसी उसी दिन से 13 दिन पहले लाल बहादुर शास्त्री की भी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब ये भी जो है क्या थे कि ये भी एग्रेसिवली सपोर्ट कर रहे थे इंडिया के न्यूक्लियर बम बनाने के लिए, पूरी ताकत से लगे थे कि भारत न्यूक्लियर बम बनाएगा। जब 1962 में चीन अटैक करता है, 64 में वो टेस्ट करता है, फिर उसका 1965 में पाकिस्तान अटैक कर देता है, फिर ये एग्रेसिवली लग गए थे कि अब न्यूक्लियर बम बनाएंगे, ये लगे थे। इनका 11 जनवरी को डेथ होता है, फिर उसका 24 जनवरी को उनका हो जाता है, भाभा का हो जाता है। एक ही महीने में भारत के प्रधानमंत्री का डेथ होता है। फिर उसके 13 दिन बाद ही भारत के लेजेंडरी साइंटिस्ट जो न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए लगे हुए थे बम बनाने के लिए, उनका भी डेथ हो जाता है। क्या अमेरिका था इसमें, बड़े देश थे चाइना वाइना, ये बात करेंगे आज। तो आज बात करेंगे कि क्या अमेरिका ने मरवाया था भारत के लेजेंडरी साइंटिस्ट होमी जहांगीर भाभा को या नहीं। तो सबसे पहले क्या होता है, न्यूक्लियर बम बनाने की 16 जुलाई 1945 को अमेरिका जो है न्यूक्लियर बम पहला बना लेता है। सबसे पहले फैटमैन और लिटिल बॉय, और इसको क्या करता है, गिरा देता है हिरोशिमा और नागासाकी पे। वर्ल्ड वॉर टू में जापान सरेंडर करने के मूड में था ही नहीं, वो सरेंडर ना करता, इस बम के खातिर वो सरेंडर कर देता। अब इस बम को कौन बनाया था, वो रॉबर्ट ओपेनहाइमर थे, जिनके ऊपर भी मूवी भी आई थी। उन्होंने इस बम को बनाया था, इनको फादर ऑफ एटॉमिक बम भी बोला जाता है। अब जापान जब ये सरेंडर करता है तो दुनिया के देश जो है समझ जाते हैं कि अब आने वाले समय में जिसके पास न्यूक्लियर बम होगा वही पावरफुल कंट्री होगा। सब लग जाते हैं होड़ में कि अब बनाएंगे। सबसे पहले यूएस बनाता है, सोवियत यूनियन, फिर उसका यूके, फिर फ्रांस, फिर चाइना। चाइना बनाता, हम लोग को प्रॉब्लम शुरू हो जाती क्योंकि ये दुश्मन देश बन चुका था 1962 के वॉर के बाद, ये हम लोग पे चढ़ा रहा था। 1962 के वार के बाद हम लोग का ये दुश्मन बनता है। फिर 1965 में पाकिस्तान भी अटैक कर देता है हम लोगों के ऊपर, अगस्त में करता है, सितंबर 1965 तक क्या होता है, वॉर चलती है। अब इस वॉर से हम लोग को लगता है कोई हम लोग से डर ही नहीं रहा है, हम लोग को भी अब न्यूक्लियर बम बनाना है। तो भारत के जो साइंटिस्ट है, लेजेंडरी साइंटिस्ट होमी जहांगीर भाभा, ऑल इंडिया रेडियो पे अक्टूबर 1965 को ऐलान करते हैं कि अगर भारत की सरकार इजाजत दे तो वो सिर्फ 18 महीने में न्यूक्लियर बम बना सकते हैं। यानी कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी देश की हमें जरूरत नहीं है, हम बना सकते हैं। जो चीन उन को लग रहा है भारत नहीं बना सकता, कम पावरफुल कंट्री है, तो वो बना सकता है। ये ऐलान बहुत बार कर देते हैं। इंग्लैंड में जब लंदन में जाते हैं वहां भी कह के आते हैं कि बना सकता है भारत। अब क्या होता है कि अब ये जो होमी जहांगीर भाभा हैं, ये जो है भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के फादर माने जाते हैं। जैसे अमेरिका के लिए न्यूक्लियर बम ओपेनहाइमर ने बनाया था, जिन पे भी मूवी भी आई थी, तो वैसे होमी जहांगीर भाभा भारत के न्यूक्लियर बनाने में सबसे बड़ा योगदान इन्हीं का, इसीलिए इनको भारत के न्यूक्लियर बम का फादर भी न्यूक्लियर प्रोग्राम का फादर भी माना जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि भाभा के बारे में बताए तो इनका जन्म जो है 30 अक्टूबर 1909 को एक अमीर पारसी फैमिली में मुंबई में हुआ था। इनके फादर एक लॉयर थे, इनकी मदर जो है वो मेहर भाई भाभा थी, और ये इनका स्टार्टिंग में ही फिजिक्स और मैथमेटिक्स, जब ये बच्चे थे तो इनका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा उसमें था। स्कूलिंग जो है ये अपनी कंप्लीट करते कैथेड्रल जॉन कॉनन स्कूल बॉम्बे से, फिर उसका ये कॉलेज अपना कंप्लीट करते हैं एल्फिंस्टन कॉलेज
और रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से। फिर उसके बाद ये इंग्लैंड चले जाते हैं और इंग्लैंड में मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से। कैम्ब्रिज से क्या करते हैं, ये इंजीनियरिंग कंप्लीट करते हैं। अब इंजीनियरिंग करने के लिए इनके फादर और इनके दूर के अंकल लगते थे टाटा ग्रुप के उस टाइम के चेयरमैन दोराबजी टाटा। ये दोनों क्या करते हैं, इनको फोर्स करते हैं कि इंजीनियरिंग करो और इंजीनियरिंग कंप्लीट करो कैम्ब्रिज से, फिर उसके बाद आके टाटा ग्रुप को तुम संभालो, टाटा ग्रुप को और आगे ले जाओ, इसलिए इंजीनियरिंग कराते हैं। अब इनका इंटरेस्ट ये सब में था नहीं, ये फिजिक्स में इनका इंटरेस्ट था। और वहां पे जब पहुंचते हैं ये यूरोप में, वहां पे नील्स बहुत तगड़े तगड़े, अल्बर्ट आइंस्टाइन, बहुत तगड़े तगड़े साइंटिस्ट जो है वहां पे अपना रिसर्च कर रहे होते हैं, बहुत तगड़ी तगड़ी रिसर्च। वहां एक वेव आई थी यूरोप में उस टाइम पे रिसर्च करने की, उसी में ये मिलते हैं और इंटरेस्ट था ही पहले से, और ज्यादा इनका इंटरेस्ट बढ़ जाता है। अब ये क्या हो जाते हैं, अब इनके फादर चाहते थे कि ये आए और वो करें, लेकिन ये क्या करते हैं, ये बोलते अपने फादर को लेटर लिखते हैं और बोलते हैं कि इनका जो है ये जॉब नहीं कर सकते, बिजनेस नहीं कर सकते, इनका जो है मन है वो रिसर्च करने का है, ये फिजिक्स में इनका इंटरेस्ट है, इसलिए ये यहीं रह के रिसर्च करना चाहते हैं। तो ये वहीं रहते हैं, इनके फादर मान जाते हैं और कॉस्मिक रेज पे वो वहां पे रिसर्च करते हैं। अब कॉस्मिक रेज पे जब ये रिसर्च करते हैं ना, तो बहुत तगड़ा तगड़ा ये रिसर्च करते हैं और इससे फेमस हो जाते हैं, ये वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाते हैं, यूरोप में इनका नाम होने लगता है। ये बड़े बड़े साइंटिस्ट के साथ काम करते हैं। इनको 5 बार नोबेल प्राइज के लिए क्या किया गया था, नॉमिनेट किया गया था। फिर उसके बाद क्या होता है, 1939 आता है और ये आ जाते हैं छुट्टियों पे इंडिया। इंडिया जब ये छुट्टियों पे आते हैं तो उसी टाइम पे वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 जब स्टार्ट हो जाता है तो ये कोशिश करते हैं जाने की, इंग्लैंड चले, फिर से रिसर्च करें बड़े बड़े साइंटिस्ट के साथ, पर ये रिसर्च नहीं कर पाते और ये नहीं जा पाते वहां पे। अब ये नहीं जा पाते, इसके वजह से ये भारत में ही रहते हैं। अब भारत में जब रहते हैं तो ये भारत के कल्चर वल्चर को देखते हैं, इनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट जगता है भारत के कल्चर में और ये बहुत भारत से प्रभावित हो जाते हैं। मतलब इनके अंदर देशभक्ति जाग जाती है, ये चाहते थे इंडिया के लिए कुछ करना। अब जिस इस देशभक्ति जागती है, अब ये चाहते थे इंडिया के लिए काम करना, तो इसलिए अब ये कहते हैं कि अब हम यहाँ इंग्लैंड नहीं जाएंगे, अब ये इंडिया में ही रह के इंडिया के लिए कुछ करेंगे, ये ऐसा बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये आईआईएससी बेंगलोर जो है रिसर्च के लिए जाना जाता है। वहां पे ये सीवी रमन जो कि नोबेल प्राइज विनर थे फिजिक्स में, ये रमन इफेक्ट और भारत के बहुत ही जाने माने साइंटिस्ट हैं, तो इनके साथ क्या करते हैं, ये रिसर्च करते हैं आईआईएससी बेंगलोर में। फिर उसके बाद इनके दिमाग में आता है कि अब क्या करेंगे, ये इंडिया के लिए एक इंस्टीट्यूट बनाना चाहते थे, इंस्टीट्यूट बनाना चाहते, वही उसी टाइम से आ जाता है इनके अंदर कि अब इंडिया के लिए कुछ करेंगे। फिर ये इंस्टीट्यूट बनाने की सोचते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट जो भारत के लिए रिसर्च करे, डीप रिसर्च करे, भारत के साइंटिस्ट को और रिसर्च में जो है बाहर ना जाना पड़े, इंडिया में उनके लिए व्यवस्था अवेलेबल हो, उनके लिए पूरी फैसिलिटीज हो, इसलिए क्या करते हैं, वो एक इंस्टीट्यूट बनाते हैं। अब 1943 में इंस्टीट्यूट बनाने के लिए ये क्या करते हैं कि टाटा ग्रुप के जो उस टाइम के चेयरमैन थे जेआरडी टाटा, उनको एक लेटर लिखते हैं कि हमें क्या बनाना है, एक इंस्टीट्यूट बनाना है जो डीप रिसर्च करे, साइंटिस्ट के लिए अवेलेबल हो, इंडियन साइंटिस्ट के लिए। तो 1 जून 1945 को वो मान जाते हैं, टाटा ग्रुप एक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च नाम की एक इंस्टीट्यूट बनाती है मुंबई में, और ये आज भी बहुत फेमस है, भारत को रिसर्च के लिए आज भी मानी जाती है, बहुत ज्यादा फेमस है ये। फिर 1947 आता है और भारत आजाद हो जाता है। अब भारत के आजाद होते ही ये देख रहे थे कि दुनिया में सभी देश न्यूक्लियर एनर्जी में खूब तेजी से लगे हैं, अमेरिका जो बड़े बड़े देश थे, तो ये चाहते थे कि भारत को भी अगर आगे बढ़ना है तो न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर रिसर्च में आगे बढ़ना होगा। तो इसलिए ये क्या करते हैं, 26 अप्रैल 1948 को नेहरू जी से बोलते हैं कि हम लोगों को क्या बनाना है, एक ऐसा चीज बनाना है जिसकी वजह से भारत न्यूक्लियर रिसर्च में आगे बढ़ सके। तो 3 अगस्त 1948 को नेहरू जी मान जाते हैं, क्योंकि ये इनसे और नेहरू जी से बहुत ज्यादा लगाव था, ये एक दूसरे की बातें सुनते थे। तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन नाम से क्या बनाया जाता है, एक बनाया जाता है 3 अगस्त 1948 को भारत को न्यूक्लियर रिसर्च में आगे बढ़ाने के लिए। जिसको नहीं समझ में आया वो ऐसे समझ लो कि इसरो क्यों बनाया गया था। इसरो बनाया गया था भारत को स्पेस रिसर्च में आगे ले जाने के लिए, वैसे ही एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाया गया था भारत को न्यूक्लियर एनर्जी और न्यूक्लियर रिसर्च में आगे ले जाने के लिए, फिर जाके न्यूक्लियर बम बनाने के लिए भी इसको बनाया गया था। अब क्या होता है, फिर उसके बाद ये जनवरी 1954 में इनको आता है कि अभी TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो है वो डीप रिसर्च कर रहा है सभी चीजों पे,
भारत को अब ऐसा एक सेंटर बनाना चाहिए इंस्टीट्यूट टाइप्स का, जो कि रिसर्च कर सके किसमें, न्यूक्लियर एनर्जी और न्यूक्लियर रिसर्च के लिए, वो स्पेशली सिर्फ न्यूक्लियर चीजों के लिए बना हो, वो वैसा सेंटर बनाना चाहते थे। तो इसलिए ये जनवरी 1954 में एटॉमिक एनर्जी स्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे, मुंबई में एक ट्रॉम्बे जगह है, वहां पे एईईटी नाम से एक क्या बना देते हैं, सेंटर बनाते हैं भारत के न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो यहाँ पे रिसर्च कर सके। बाद में 1967 में इसका भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भी नाम दे दिया जाता है। फिर उसके बाद ये यही नहीं रुकते, फिर उसके बाद अप्सरा नाम से अगस्त 1957 में भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर भी बनाते हैं। और ये पहला न्यूक्लियर रिएक्टर भारत का ही नहीं, एशिया का भी ये पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था, ये बनाते हैं। अब न्यूक्लियर रिएक्टर जो ये था ना, ये रेडियो आइसोटोप्स प्रोड्यूस करता था। इसमें भारत को मदद बहुत ज़्यादा किया था। मेडिकल में जो रेडियो आइसोटोप्स होते हैं वो मेडिकल में बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं, मेडिकल डायग्नोसिस के लिए, थेरेपी के लिए। तो उसमें ये रेडियो आइसोटोप प्रोड्यूस किया था। और भारत के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे वो एक्सपीरियंस गेन कर सके न्यूक्लियर रिसर्च में, इसलिए ये बहुत जरूरी था, ये इन्होंने स्टेब्लिश कराया। फिर दूसरा न्यूक्लियर रिएक्टर 10 जुलाई 1960 को साइरस नाम से बनाया गया, कनाडा और अमेरिका की मदद से कनाडा इंडिया रिएक्टर यूटिलिटी सर्विस बनाई गई। अब इसी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसी जो न्यूक्लियर रिएक्टर था, इसी से प्लूटोनियम मिला था और उसी से न्यूक्लियर बम बनाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट था, अमेरिका और कनाडा की मदद से इन्होंने ये बनाया। ये बहुत ज्यादा ही तगड़े साइंटिस्ट थे और भारत के लिए कुछ करना चाहते थे, इसलिए ये लगे हुए थे। अब क्या होता है कि ये न्यूक्लियर रिसर्च में भारत को नहीं कंट्रीब्यूट किए। फिर उसके बाद ये इसरो, अब देखो ये जब इनका डेथ हो गया था उसके बाद इसरो बना, लेकिन इसरो इससे पहले इनकॉस्पर नाम से चल रहा था, इनके डेथ से पहले। तो उसमें इनके दोस्त थे विक्रम साराभाई, इन दोनों बहुत दोस्ती थी। एक मूवी है उसमें दिखाया भी गया है, अभी तो हमें पता नहीं है नाम मूवी का। विक्रम साराभाई और ये होमी जहांगीर भाभा जो है, ये दोनों में दोस्ती थी। तो इनकॉस्पर में भी इनका योगदान है, भारत को ये कंट्रीब्यूट किए हैं स्पेस रिसर्च में, पर सबसे बड़ा योगदान इनका है, विक्रम साराभाई का, तो इसमें भी किए हैं ये। फिर उसके बाद क्या होता है कि 1962 में चाइना अटैक कर देता है और अक्साई चीन जो है वो ले लेता है भारत से, और चाइना दुश्मन बन जाता है। अब यही चाइना न्यूक्लियर टेस्ट भी कर देता है 16 अक्टूबर 1964 को। ये न्यूक्लियर टेस्टिंग जो है, जो हम लोग को बहुत बुरी लगती है, क्योंकि ये चाइना जो है दुश्मन देश बन चुका था हम लोग का, हम लोग पे चढ़ा जा रहा था, हम लोग का कभी कुछ लैंड ले ले रहा था, तो इसलिए दिक्कत थी। तो हम लोग लंदन में ये जाके बोलते हैं कि जो है भारत न्यूक्लियर जो है, लंदन में जाके बोलते हैं कि भारत तो बना सकता है न्यूक्लियर बम, हम लोग को 18 महीने की बस टाइम चाहिए अगर भारत की सरकार इजाजत दे। पर सरकार इजाजत नहीं देगी, ये ऐसा भी बोलते क्योंकि उस टाइम पे नेहरू जी थे, तो नेहरू जी गांधी जी से प्रभावित थे, तो वो नॉन वायलेंस, वो चाहते थे कि भारत न्यूक्लियर एनर्जी पे काम करे, भी बम पे काम ना करे। 27 मई 1964 को नेहरू जी की डेथ हो जाती है हार्ट अटैक की वजह से। फिर बनते लाल बहादुर शास्त्री। अब इसी टाइम पे पाकिस्तान हम लोग पे अटैक कर देता है अगस्त में। अगस्त से सितंबर तक ये चलती है, 1 महीने तक की लंबी युद्ध होता है, बहुत नुकसान होता है भारत का। तब यहां से आता है कि भारत को न्यूक्लियर बम बनाना है जिससे कोई देश अटैक ना कर पाए हम लोग पे। तो क्या होता है, अब इसी जब पाकिस्तान हम लोग पे अटैक करता है उसी के कुछ टाइम बाद ही सितंबर 1965 में पाकिस्तान अटैक किया, अक्टूबर में बोलते हैं कि भारत ऑल इंडिया रेडियो पे कि भारत 18 महीने में बना सकता है बम। अब यहीं पे लाल बहादुर शास्त्री भी के भी दिमाग में था, नेहरू जी तो नहीं चाहते थे, पर मतलब वो थोड़े नॉन वायलेंस टाइप थे। क्या होता है, 16 अक्टूबर 1964 को जब चाइना न्यूक्लियर टेस्ट करता, दुश्मन देश था, 1965 में पाकिस्तान अटैक करता, तो इनके दिमाग में भी आ गया था और ये एग्रेसिवली चाह रहे थे कि भारत न्यूक्लियर बम बनाए और सपोर्ट करे जा रहे थे, ये लगे थे, भारत के प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे। तो ये किसी को खल जाता है, किसको खल जाता है पता ही, अमेरिका को खल जाता है, बड़े देशों को खल जाता है। क्या होता है कि 10 जनवरी 1966 को ताशकंद उज्बेकिस्तान में ताशकंद एग्रीमेंट में गए थे। तो क्या था कि 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर हुआ था, बहुत तगड़ा। अब इस वॉर को सुलझाने के लिए, इस मैटर को, जो सोवियत यूनियन है, अभी समझ सकते हो रसिया, वो आता है बीच में और उसको सॉल्व करता है। तो इसी एग्रीमेंट करने के लिए ये और पाकिस्तान गया था। तो इस एग्रीमेंट में ही क्या होता है, 11 जनवरी, एक दिन बाद ही इनकी अचानक क्या होती है, डेथ हो जाता है। अब इसमें बताया जाता है कि इनको हार्ट अटैक आया था, पर लोग ये भी बोलते हैं कि ये न्यूक्लियर बम के लिए एग्रेसिवली हो रहे थे, भारत को न्यूक्लियर बम बनाने की तरफ ये जा रहे थे, प्रधानमंत्री थे, आराम से बना सकते थे, इसलिए इसमें अमेरिका और भी बड़े देशों का हाथ हो सकता है इनको मरवाने के पीछे। तो वो नहीं चाहते कि भारत न्यूक्लियर बम बनाए, तो इसलिए इनकी भी जो डेथ है वो मिस्ट्री ही है थोड़ी।
अब क्या होता है कि फिर उसके बाद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन क्या की मीटिंग होनी थी यहां पे स्विट्जरलैंड जेनेवा में, यहां पे मीटिंग होनी थी। और जो होमी भाभा थे वो भारत के एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन थे, हेड थे, तो वो भारत की तरफ से जाते हैं। यहाँ पे पूरी दुनिया के देशों को यहाँ पे बुलाया गया था न्यूक्लियर रिसर्च पे बात करने के लिए कि क्या न्यूक्लियर एनर्जी का क्या फ्यूचर है, यहाँ पे बात करने के लिए मीटिंग थी। तो इधर से भाभा गए थे, इधर से भारत की तरफ से 24 जनवरी 1966 को एयर इंडिया फ्लाइट 101 जिसका नाम कंचनजंगा था, उसमें 106 पैसेंजर थे और भाभा भी थे। ये जाता है मुंबई से लंदन। और भाभा गए क्यों थे? यहां स्विट्जरलैंड में एक मीटिंग थी जो कि करनी थी। मुंबई से लंदन जो है ये जाते हैं। अब मुंबई से लंदन प्लेन जा रही थी इनको, लेकिन बीच जिनेवा में ही उतरना था। यहां जिनेवा है स्विट्जरलैंड के आसपास, यही इनको क्या करना था? उतरना था। इनको लंदन नहीं जाना था क्योंकि यहां पे प्लेन उतरती, स्टॉपेज था उसका, इसलिए यहां पे ये वो उतर जाते अपना। क्या होता है कि जब प्लेन पहुंचती है स्विट्जरलैंड और फ्रांस और इटली, मतलब स्विट्जरलैंड जिनेवा के पास पहुंचने ही वाली थी, एकदम पास में ही आ गई थी। वहां पे है एक माउंटेन मॉन्ट ब्लैंक करके, यहां ये माउंटेन फ्रांस इटली और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पे है ये, ठीक है। ये माउंटेन ये ऐसा है कुछ। अब इस माउंटेन पे क्या होता है, जब पहुंचता है प्लेन, तो जो वो थे प्लेन के पायलट जेटी डिसूजा, ये जो है जो जेनेवा के एयरपोर्ट पे वो कम्युनिकेट करके उससे पूछते हैं कि बताते हैं उसको कि सब कुछ ठीक है और ये इस पहाड़ से 3000 फीट की ऊंचाई पे है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है। अब जिनेवा में जो एयरपोर्ट था वो 8 AM को इनको बोल देता है, परमिशन दे देता है कि आप लैंड करिए आराम से, इधर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लैंड करिए आराम से। पर इसी के कुछ टाइम बाद, 1 घंटे 2 घंटे बाद न्यूज आती है कि प्लेन क्रैश हो गया इसमें और भाभा की डेथ हो गई। मतलब अभी तक सब कुछ ठीक था, पर उसी के 1 घंटे बाद होता है कि भाभा की डेथ हो गई। अब यहां से जब न्यूज़पेपर में छप जाता है, ये लोगों को लगता है कि अभी तक तो सब ठीक था, अब क्या हो गया। तो इसी के 3 घंटे बाद फ्रांस की सरकार हेलीकॉप्टर भेजती है, रेस्क्यू करती है। यहाँ पे कोई प्लेन का पार्ट था नहीं क्योंकि यहाँ बर्फ थी, गड्ढे उड्ढे में कहीं प्लेन चला गया होगा, यहाँ पार्ट कुछ मिला नहीं, ऐसा ये लोग बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, 24 जनवरी को वो जिस दिन ऐलान किया, तो उसी के 3 महीने बाद इनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। अब यहाँ पे जब ये लोग रिपोर्ट निकालते हैं कि क्यों उनकी डेथ हुई, तो ये लोग बोलते हैं कि जेटी डिसूजा जो पायलट थे प्लेन के, उनके बीच और जो जेनेवा में एयरपोर्ट था वहां के लोगों जो कम्युनिकेट करते हैं उनके बीच क्या हुआ? मिसकम्युनिकेशन हुआ, जिसके वजह से क्या हुआ? ये प्लेन क्रैश हो गया पहाड़ में। सब कुछ ठीक था, पर ये लोग रिपोर्ट देते। फिर इंक्वायरी इनको करनी चाहिए थी इस पे कि क्या हुआ क्या नहीं, इंक्वायरी भी बंद कर दी जाती है। भारत की सरकार भी इंटरेस्ट नहीं लेती, इंक्वायरी बंद हो जाती है। अब इंक्वायरी जब बंद हो जाती है, फिर उसके बाद क्या होता है कि 2008 में एक इंटरव्यू रिलीज होती है। tvRnews.org नाम का एक न्यूज मीडिया था, वो रिलीज करता है एक इंटरव्यू। इस इंटरव्यू में CIA का एक ऑफिसर था रॉबर्ट ट्रुम्बल क्राउली, और इसका इंटरव्यू ले रहा होता है जर्नलिस्ट डगलस। ये इंटरव्यू ले रहा होता। अब इस इंटरव्यू में ये क्या कहता है CIA का ऑफिसर, सुनना। ये कहता है कि भारत न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए एग्रेसिवली लग गया था। लाल बहादुर शास्त्री और होमी भाभा की जोड़ी बहुत तेज जल्दी ही बना लेती। हम नहीं चाहते थे कि भारत न्यूक्लियर बम बनाए क्योंकि पाकिस्तान से इन लोगों का बहुत दोस्ती था, पाकिस्तान से दोस्ती था, पाकिस्तान मिलके जो भी हुआ हो, पर ये नहीं चाहता था कि भारत बनाए न्यूक्लियर बम। अब न्यूक्लियर बम जब भारत बनाता, होमी भाभा से भी लोगों को प्रॉब्लम थी, इसलिए ये लोगों ने होमी भाभा के प्लेन में बम फिट किया, और बम जब स्विट्जरलैंड के बॉर्डर के आसपास गया तो वहां पे क्या किया? बम ब्लास्ट हुआ और उनकी डेथ हो गई। ये इस इंटरव्यू। अब इसमें एक कन्वर्जेशन विद क्रो नाम से एक बुक है, इसमें भी ये पूरी इंटरव्यू की इसमें दी गई है इस किताब में। अब क्या होता है, ये यही नहीं बोलता है, ये लाल बहादुर शास्त्री की जो डेथ थी उनके बारे में बोलता है कि शास्त्री जो है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिवली लग गया था न्यूक्लियर बम के लिए, तो इसलिए उसको क्या करते हैं, वो उसको भी ये लोग क्या करते हैं, CIA का हाथ था उसमें, ये ऐसा बोलता है। और वो बोलता है कि ये मतलब इनका जो हत्या कराया गया, मतलब ये
उसके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि थी, सबसे बड़ी उपलब्धि थी इनकी हत्या। नहीं, इससे बहुत ज्यादा न्यूक्लियर बम जो है बना प्रोग्राम भारत का ठप पड़ा इसके वजह से। और ये थोड़ा अब्यूज भी करता है उनको, काउ लविंग ये सब करके, स्नैक वर्शिपिंग, मतलब थोड़ा बहुत अब्यूज भी करता है शास्त्री जी को। मतलब पूरी ताकत लगा लेते, फिर भी क्या होता है, भारत जो है वो न्यूक्लियर बम बनाता है। अब क्या होता है कि 2007 में एक और न्यूज आई थी कि एक स्विस क्लाइंबर, मतलब एक क्लाइंबर था पहाड़ चढ़ने वाला, डैनियल रॉक, ये जो है उसी पहाड़ पे जहां पे प्लेन क्रैश हुआ था वहां पे जाता है, ये जाता है वहां पे खोज करने, क्योंकि ये डैनियल जो था ना, ये इसका बहुत ज्यादा हॉबी था रिसर्च करना, जहां जैसे प्लेन व्लेन क्रैश हो जाता है वहां रिसर्च करना, क्या हुआ क्या नहीं, इसमें इसका रिसर्च था। तो 2017 में ये जाता है। अब यहाँ पे ये जाता है तो इसको एक प्लेन के इंजन का पार्ट मिलता है। अब इस इंजन के पार्ट से ये समझ में आता है कि या तो भाभा का, ये भाभा के प्लेन क्रैश का ये पार्ट हो सकता है। पर नहीं, नवंबर 1950 में एक और प्लेन एयर इंडिया की वहीं क्रैश हुई थी जहां भाभा की प्लेन क्रैश हुई थी, वहीं पे एक और एयर इंडिया की प्लेन क्रैश हुई थी जिसका नाम था मालाबार प्रिंसेस। एयर इंडिया की प्लेन थी, उसमें 48 पैसेंजर बैठे थे, उनकी भी वहीं डेथ हो गई थी। अब ये जो प्लेन थी ये 1950 में क्रैश हुई, 1966 में भाभा की हुई थी। तो ये जेट इंजन का पार्ट ये दोनों में से किसी का हो सकता, माना जाता था कि भाभा का ही प्लेन का पार्ट था। और ये इसमें बोलता है ये कि रिसर्च ये इतने टाइम से कर रहा है ये सबका, इसको लगता है कि प्लेन जो है ना किसी और प्लेन से अटैक करके गिराई गई थी, भाभा की जो प्लेन थी। नहीं तो अगर प्लेन पहाड़ से टकराई होती ना तो उसमें इतना फ्यूल था, फ्यूल के चलते वो प्लेन क्या हो जाती, ब्लास्ट हो जाती, उसका एक इतना सभी पार्ट ना बचता, बर्फ थी कभी ना मिलता पार्ट, इंजन मिल रहा है तो हो सकता है कि प्लेन टकरा के गिराई गई, ऐसा डेनियल का कहना था, इसने बताया था ये। अब क्या होता है, जो होता है कि अब तो हम आप लोग को ये बताना चाहते हैं कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम पे लगा है, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए अभी भी लगा है, बहुत पहले से लगा है। तो उसका जो नवंबर 2020 में उसका एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट बहुत ही फेमस, जैसे भाभा भारत के लिए इंपॉर्टेंट थे, फादर थे न्यूक्लियर प्रोग्राम के, वैसे ही लिए ईरान के लिए ये साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। इसको मोहसिन फकरी जादे ये नाम से कोई साइंटिस्ट, न्यूक्लियर साइंटिस्ट था, ये कार में था, इसको गन शॉट से इसको नवंबर 2020 में मार दिया गया। अब ईरान कहता है कि इसमें इजराइल और अमेरिका का हाथ है। तो ऐसे ही ये लोग दूसरे को न्यूक्लियर बम नहीं बनाने देते, ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट को अटैक करके मार देते। तो हो सकता है भाभा के साथ भी ऐसा ही हुआ हो। अब जो है 10 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारा था, ये 10 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को ये इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारे थे। तो ऐसा हो सकता है। अब 1971 में अमेरिका जो इतना तगड़ा सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान को, जब 1971 का वार हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, बहुत तगड़ा सपोर्ट करा तो बहुत बड़ा चांस है कि अमेरिका इतनी हद तक गिर सकता है कि वो भाभा की डेथ करा दिया हो। अब क्या होता है कि ये लोग पूरी ताकत लगा लेते, कुछ कर नहीं पाते, बस हो सकता है कि इन्होंने भाभा को मरवा दिया, पर भाभा का सपना पूरा होता है। एपीजे अब्दुल कलाम, राजा रमन्ना और आर चिदम्बरम जैसे साइंटिस्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट लग जाते हैं और वो फाइनली करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी जैसे नेता लग जाते हैं और फाइनली ऐसा करके वो दिखाते हैं और भारत न्यूक्लियर बम बनाता है, भाभा का सपना पूरा होता है। और 18 मई 1974 को स्माइलिंग बुद्धा नाम से पहला न्यूक्लियर टेस्ट होता है। अब ये पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन था। यहां पे जो टेस्ट हुआ था इसका मतलब ये था कि भारत अब जब चाहे तब न्यूक्लियर बम बना सकता है, ये एक्सप्लोजन था। यहां पे न्यूक्लियर बम की टेस्टिंग नहीं हुई थी, तो इसलिए ही 1998 में हम लोग को फिर से जरूरत पड़ी थी न्यूक्लियर टेस्ट करने की, क्योंकि 1998 में जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था वो बम फटा था, यहां पे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था, यहां पे बम एक्सप्लोड नहीं हुआ था। अब देखो, पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन यहां हो गया, इसका मतलब यह था कि भारत, पूरी दुनिया की कोई ताकत लग जाए ना फिर भी रोक नहीं सकती भारत को न्यूक्लियर बम बनाने से। अमेरिका हो चाहे जो हो, भारत बना के रहेगा न्यूक्लियर बम। तो फाइनली 1990 के आसपास भारत न्यूक्लियर बम बना लेता है। बात ये टेस्टिंग करने की बात, तो ये लोग टेस्टिंग में भी बहुत अमेरिका रोकता पर रोक नहीं पाता। फाइनली अटल बिहारी वाजपेयी 11 मई 1998 को वहीं पोखरान में ऑपरेशन शक्ति नाम से लॉन्च करते हैं और 5 धमाका करते हैं और सक्सेसफुल रहता है। भारत फाइनली न्यूक्लियर बम बना लेता है और होमी भाभा का सपना पूरा हो जाता है और अमेरिका जल जाता है, सैंक्शन वैंक्शन लगाता है पर कुछ नहीं कर पाता। फिर उसके बाद क्या होता है,
फिर उसके बाद क्या होता है, फाइनली जो है ये सेलिब्रेशन होता है, बहुत सारा सेलिब्रेशन होता है यहाँ पे, सारे साइंटिस्ट जो हैं, ये एपीजे अब्दुल कलाम देखो कितना खुश हैं, हम लोग फाइनली न्यूक्लियर बम बना लेते, भाभा का सपना पूरा हो जाता है और भारत 6वां देश बन जाता है न्यूक्लियर बम बनाने वाला देश। अमेरिका पूरी ताकत लगाता है, भाभा जो जैसे साइंटिस्ट भारत को फिर मिलते रहे, यही होना चाहिए। और न्यूक्लियर ये जो है भारत के लिए इतना किए, ऐसे साइंटिस्ट के लिए ये हम रिस्पेक्ट है, बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो बताइएगा कमेंट में कि हम अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाएं। थैंक यू वेरी मच।